नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनवमी पर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से हो रही निगरानी। प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। दिसंबर तक 80% बजट खर्च करना होगा। सीएम ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, हर महीने होगी समीक्षा। राज्य सरकार ने यूसीसी पर हाईकोर्ट में दिया जवाब, कहा लिव इन रिलेशनशिप धार्मिक अधिकार नहीं, विभाग के हैं काफी करीब। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर केदारनाथ पहुंचे सचिव युगल किशोर पंत, ग्राउंड जीरो पर जाकर ली अधिकारियों से जानकारी। मियांवाला का नाम बदलकर रामजी नगर करने के प्रस्ताव पर क्षेत्रवासियों ने किया विरोध के बाद सीएम धामी ने नाम नहीं बदलने का दिया आश्वासन। धूल में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी की तापमान में और वृद्धि होने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। बजट खर्च को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, दिसंबर तक 80% बजट खर्च करें सभी विभाग। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि दिसंबर तक 80% बजट खर्च करें सभी विभाग। राजस्व प्राप्ति एवं खर्च की सचिव नियमित समीक्षा करें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं। बजट खर्च को लेकर सीएम धामी ने निर्देश दिए, दिसंबर तक 80% बजट खर्च करें सभी विभाग। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व प्राप्ति एवं खर्च की सचिव नियमित समीक्षा करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बजट खर्च को लेकर सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि दिसंबर तक 80% बजट खर्च करें सभी विभाग, और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी आपके पास दर्शकों को बताएं। देखिए, बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये बजट के लिए कई बार विपक्ष आरोप लगाता है कि बजट खर्च नहीं कर पाते हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं और अधिकारी जितने विभाग हैं सब अपना बजट पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई सा भी विभाग हो, तो हर बार यही शिकायत आती है कि बजट पूरा खर्च नहीं हो पाता। इसलिए पहले ही इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पहले निर्देश दे दिए हैं कि अपना जो बजट है वो दिसंबर तक 80% खर्च करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने तय लक्ष्य के हिसाब से राजस्व प्राप्ति जो है खर्च जो सचिव अपने स्तर से नियमित समीक्षा भी करेंगे इसकी कि ये खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के कई बार जो विपक्ष आरोप लगाता रहता है जैसे कि वे विकास कार्य भी रुके हुए हैं, इसको लेके इस बार पहले से अलर्ट हो गए और धामी जी ने पहले से ही ये निर्देश दे दिए हैं कि आप दिसंबर तक 80% तक ये अपना जो बजट है ये खर्च करेंगे। जी ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तक पहुंचाने के लिए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आप है, जहां सीएम ने दिसंबर तक 80% बजट खर्च करने के सभी विभाग को निर्देश दिए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन पर बनी मजार हटाई गई है। प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में अवैध मजार पर बुलडोजर चला। धामी सरकार का लगातार एक्शन जारी है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कर रही है सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से सरकारी जमीन पर जो भी धार्मिक स्थलों या जो भी चीजें बनी हैं उनको हटाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन कराया जा रहा है, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास मनोज? बिल्कुल, देखिए तभी लगातार हरिद्वार में जो अवैध कब्जे हैं, चाहे वो सिंचाई विभाग की जमीन हो या फिर किसी अन्य विभाग की जमीन हो, लगातार ही उन जमीनों से अवैध जो कब्जे उनको हटाया जा रहा है। अभी ताजा मामला ज्वालापुर से सामने है, जहाँ पे जो एक अवैध मजार थी उसको पहले एक नोटिस दिया गया था सिंचाई विभाग के द्वारा, और कहा गया था कि ये जो मजार है इसको स्वयं हटा ली जाए। लेकिन जब नोटिस का समय पूरा हुआ उसके बावजूद भी यहाँ से इस मजार को नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ में जेसीबी लेकर पहुंचे। यहाँ पे जेसीबी की मदद से इस मजार को हटाया गया। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से अपने बयान में साफ तौर से इस बात को कहा था कि अवैध कब्जे पूर्ण रूप से हटाए जाएंगे, लगातार पहाड़ से लेकर पलायन तक यहाँ पे तमाम जो कब्जे थे उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार ही यहाँ पे जो सिंचाई विभाग की जमीन है, यहाँ अवैध जो मजार थी उनको हटाया गया था। बीते कुछ दिन पहले सुमननगर क्षेत्र से भी एक अवैध मजार को ध्वस्त किया गया था। इसी क्रम में आज ज्वालापुर क्षेत्र में जो ये मजार थी इसको हटाया गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड की सरकार लगातार अवैध कब्जों पर जो कब्जे हटाने का जो काम था वो यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पे किसी भी सूरत में जो है अवैध कब्जे रद्द नहीं किए जाएंगे। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिराया गया है। हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब वक्फ से संबंधित परिसंपत्तियों की कोटद्वार में भी जल्द जांच होने वाली है। कोटद्वार में वर्तमान में वक्फ से संबंधित कुल 8 परिसंपत्ति हैं, लेकिन इनमें से मात्र जामा मस्जिद में ही वक्फ बोर्ड की ओर से मुतवल्ली नियुक्त है। बाकी की परिसंपत्तियों में सरकार की ओर से कोई भी मुतवल्ली नियुक्त नहीं है। क्या बोलना सहमति दिखाएंगे अपनी? बताओ क्या बोलना सहमति दिखाएंगे अपनी? बताओ क्या बोलना सहमति दिखाएंगे अपनी? कोटद्वार में जो वक्फ से संपत्ति संबंधित जो संपत्तियां हैं वो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर मुतवल्ली सारी संपत्तियों के नियुक्त नहीं किए गए। सिर्फ एक मई मुतवल्ली ऐसा हूँ जो 15-16 में नियुक्त किया है। इसके बाद 17-18 पड़ी है हमारी, 19-20 है, 21 तक है। लगभग 6 संपत्तियाँ यहाँ पे हैं। अभी उनमें मुतवल्ली नहीं है। अभी जो पुराने नाम चल रहे थे जिनकी डेथ हो गई है वो वर्तमान में नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड में बात की है। इस बार इस सत्र में जो है यहाँ पे भी सारी जगह मुतवल्ली बना दिए जाएंगे। यहाँ से उनके प्रपोजल जाएंगे।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में देहरादून में विरासत की सुदृढ़ता चिरंतन विकास की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज को एक साथ लाकर विरासत संरक्षण की उभरती प्रथाओं पर चर्चा करना है। इस दौरान उत्तराखंड की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। संगोष्ठी में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट की उत्तराखंड की सह संयोजक अंजलि भरतरी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के विकास में ये चर्चा अहम है, खासकर जल और वन संरक्षण के संदर्भ में। जो है नेचुरल हेरिटेज डिवीज़न यानी कि प्राकृतिक विरासत विभाग, हम लोग जो हैं ये 2 दिन की एक वर्कशॉप यहाँ पे करवा रहे हैं। राज्य अब 25 साल से स्थापित है, तो एक ये अच्छा समय है जबकि हम रिव्यू करें कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के बहुत सारी इश्यूज़, समस्याएं जो हैं वो उजागर हो रही हैं, और दूसरी तरफ डेवलपमेंट, विकास जो है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम इन दोनों को कैसे सम्मिलित करें, अलाइन करें, ये हम लोग ये वर्कशॉप में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं क्या क्या समाधान निकल सकते हैं। सेफगार्डिंग हेरिटेज, बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद डेवलपमेंट, इसमें 2 दिन अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन हो रहा है। वी आर टॉकिंग ऑफ फॉरेस्ट सस्टेनेबिलिटीज़, वी आर टॉकिंग ऑफ हिस्ट्रीज़, उसके साथ कैसे कल्चर और इन्वायरमेंट को लिंक किया जा सकता है। पानी के ऊपर भी चर्चा हो रही है। कल हम लोग जो लोकल मुद्दे हैं यहाँ के, वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, मोबिलिटी और इन सब पे और चर्चा करेंगे। स्टेट के 25 साल होने के बाद अभी एक ज़रूरत है एक डायलॉग की, जिसमें हम जानने की कोशिश करें कि आगे हम किस तरीके से स्टेट को ले जाना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज़ को, हेरिटेज और कल्चर को कैसे उन सब में शामिल किया जा सकता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा जनपद चंपावत टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूड़ागिरी मंदिर में श्रद्धालुओं को निशुल्क बेहतर चिकित्सा हेतु बनबसा में सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा कैंप लगाकर श्रद्धालुओं को निशुल्क जांच के औषधि वितरण करने का बेहतर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे पूड़ागिरी श्रद्धालुओं का कहना है कि पहली बार पूड़ागिरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री चिकित्सा की सेवा दी जा रही है, इससे काफी खुशी है। मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि दीपक रजवार ने बताया कि निशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहे पूड़ागिरी श्रद्धालु के साथ साथ बॉर्डर पर पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। सीमांत मिशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर यहाँ पर खोला गया है। इसमें जो माँ पूर्णागिरी के श्रद्धालु जो आते हैं, पूर्णागिरी दर्शन के बाद जो यहाँ नेपाल सिद्धि बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो ये बनबसा से लेकर गड्ढा चौकी तक इस 5-7 किलोमीटर के एरिया में
कोई मेडिकल स्टोर या वगैरह कुछ नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो इसके मद्देनजर हमने विमान सेवा फाउंडेशन द्वारा ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर खोला गया, जिसमें अभी तक लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने अभी आज तक, आज इसका 6वां दिन है, इन 6 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर OPD ली है। इसमें हमारे 3 डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहली बार ये जो स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगाया गया है, इससे बहुत ही लोगों को सहूलियत है, आराम हो रही है। कोई भी दिक्कत होती है तो दवा मिल जाती है, आराम होता है। तो सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है ये। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? पूर्णागिरी आए हो? अच्छा, तो ये आज क्या व्यवस्था देख रहे हो यहाँ? निःशुल्क आएगी है, अच्छा लग रहा है? तो इलाज हो रहा है लोगों का, बढ़िया लग रहा है? हम लखनऊ से आए, ये व्यवस्था बहुत अच्छी, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर आदमी की सेवा ये बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा है। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया शुद्ध, मतलब जो सेवा करी जा रही है फ्री में, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर से सामने आए एक मामले ने पत्रकारिता और वन विभाग दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने नियमों के तहत वन विभाग से टेंडर लिया, शुल्क जमा कर आदेश प्राप्त किया और जंगल की सफाई का काम शुरू किया। लेकिन तभी एक शख्स राहत सामने आया, जिसने न केवल काम पर रोक लगाने की कोशिश की, बल्कि पत्रकार अजहर मलिक और सलीम अहमद पर भी झूठे आरोप मढ़ दिए। राहत ने कस्टडी में ली गई गाड़ियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और कुछ पोर्टल्स पर यह प्रचारित किया कि ये अवैध काम पत्रकारों के इशारे पर हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि राहत खुद उस बीट में लकड़ी उठा रहा था जहां टेंडर मिला था, और इसी पर वन विभाग ने कार्रवाई भी की। 8 अप्रैल 2024 की लॉट से लाखों की लकड़ी चोरी और करीब 3 लाख रुपए का जुर्माना सिर्फ एक मजदूर के नाम डालना ये दिखाता है कि असली दोषियों के नाम छिपाने की कोशिश हो रही है। वन विभाग के अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने स्पष्ट किया कि जांच के आदेश दिए गए हैं और सच्चाई के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। उनके बयान में कहीं भी पत्रकारों का नाम नहीं था, केवल एक नाम था, राहत। ये मामला सिर्फ एक टेंडर विवाद नहीं, बल्कि पत्रकारिता को झूठे आरोपों से बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सच्चाई सामने आएगी और साबित होगा कि पत्रकारिता झुकी नहीं, बल्कि झूठ से लड़ती रही। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है कुछ ट्रॉलियां जंगल में घुसी हुई हैं और उनको पकड़ करके सुरक्षित हमारे करणपुर चौकी में खड़ा किया गया। उसमें कुछ लकड़ी पाई गई थी। तो उसके जैसी ये सूचना मिली, उसके बाद तत्काल मेरे स्तर से जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया और वो आज अपने स्तर से उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है। और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर इस प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये सीजन ऐसा होता है जिसमें ये चीजें लगातार बढ़ जाती हैं। देखिए, इस समय फैलिंग खत्म हुई है जंगल में, अब जो पलुआ है या जो इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुतों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोग उसके केस में सामने आते हैं कि साहब हमको पलुआ चाहिए, ये चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि वन निगम का पातन खत्म हुआ होता है और हमको उसमें प्लांटेशन करना होता है, तो वो मटेरियल निकालना बाहर जरूरी है। असल में क्या हुआ, मैं अपने घर पे था, ईद का त्यौहार मनाने के बाद दूसरा दिन था ईद के बाद, तो मेरे पास जो है निगम वालों का फ़ोन आता है लोड में से कि लोड में 5-6 ट्रॉली लट्ठा भरा जा रहा है, क्या ठेकेदार तुम भरवा रहे हो? मैंने कहा मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं सीधा लोड में गया। जब तक मैं लोड में गया तब तक जो है निगम वालों ने जंगलात वालों को भी बुला लिया था। तो जब तक मैं गया तो मेरा इंतजार तक जब तक वो टिलारियाँ वहाँ पर रुकी रही, जिसमें कि 6 ट्रॉलियाँ थी, जिसमें 2 ट्रॉली में अभी माल नहीं डाला था, 4 ट्रॉली में माल भर चुका था, मोटा मोटा लट्ठा सा जो उसमें मोटी मोटी लकड़ी भरी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो बनाई है और उसमें वहाँ मौजूदा जो लेबर थी, मैंने पूछा भाई किसने भरवाया है? उन्होंने कहा वो सलीम एक पत्रकार है और एक साहिल है, वो भरवा रहे, हमें तो वो लेकर आए हैं। मैंने ठेका किसका है? तो बोले समी खान है कोई बाजपुर से। तो मैंने ठेका किस चीज़ का है? कह रहे सफाई का ठेका है। हमारे पास जो है उनसे मेरी थोड़ी नोक झोंक भी हुई सलीम उलीम से, और मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लोड में की वीडियो भी है मेरे फ़ोन में।
रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज के संबद्ध बेस चिकित्सालय में पहली बार 248 स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि इस साल वर्षवार भर्ती की गई है और नर्सिंग अधिकारियों से अपेक्षाएं जताई कि वे अस्पताल में बेहतर सेवाएं देकर अस्पताल और अपने नाम को रोशन करें। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 16,000 से ज्यादा युवाओं को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दी गई है। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ में अस्पताल स्थापित किए जाने का भी ऐलान किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सके। इस मौके पर 28 सहायक अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी कर ली गई है और विद्यालयों को बेहतर संसाधन प्रदान किए गए हैं। आज श्रीनगर मेडिकल लगभग 250 नर्सिंग अधिकारी मिल चुके हैं। आज हमने उनके नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैं कह सकता हूं कि अब जो कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के पद रिक्त थे वो आज पूरे हो गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं है, नर्सिंग अधिकारी भी अब पूरे आ गए हैं और इसके साथ ही सारी सुविधाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि। नमस्कार, मैं प्रीति बडोला जॉली ग्रांट से। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज हमें नियुक्ति पत्र का मिलने जा रहा है, जिसके लिए हम डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम ऐसी अच्छी सेवाएं हमारे राज्य को देते रहें। मेरा नाम नीरा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमारे लिए ये कार्य किया गया है। इतने सालों से जो हम लोग बेरोजगार ऐसे घूम रहे थे और आज हमारे लिए जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हम सभी भाई बहनों को जो आज हर्ष के दिन जो आज हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया, हम उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जॉली ग्रांट से हम यहाँ पे आज ये नियुक्ति पत्र लेने के एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज हमें नियुक्ति पत्र ये मिल चुका है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई हूँ आज अपना नियुक्ति पत्र लेने श्रीकोट श्रीनगर। यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिससे हम बहुत खुश हैं। हमें हर्ष और उल्लास है और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम अच्छे से अच्छी सेवा देंगे यहाँ पर। और मैं भी यहाँ पर आज अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई हूँ, जो कि हमें माननीय मंत्री जी ने हमें दिए हैं और हम आगे अपनी सेवाओं को ऐसे ही अच्छे से प्रदान करेंगे और बेहतर सुविधाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।